अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और मैं कोई स्टोरी बताने जा रहा हूँ तो उस स्टोरी की जो लाइनें होंगी उसमें मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरी स्टोरी की तमाम लाइनें जो हैं एक आदमी को मुखातिब करके बनाई जाए। जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखना है, जब भी कोई प्रोडक्शन करनी है, जब भी कोई पीस टू कैमरा रिकॉर्ड कराना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मेरा एक एक जुमला इंतहाई अहम है। टेलीविजन के जो जितने भी मिनट और सेकंड होते हैं उसकी वैल्यू बेतहाशा होती है। अपने हमारे मसाइल हमारे अंदर है बेसिकली ना, हमारी तवज्जो हम कुछ लोगों को सुनना चाहते हैं, कुछ को नहीं सुनना चाहते। जी, मेरा नाम खुर्रम कलीम है और मैं करंटली जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है उसका एक चैनल है, चैनल 24, तो उसमें डायरेक्टर प्रोग्रामिंग के तौर पे काम कर रहा हूँ। और थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बता दूँ कि मैंने प्रिंट मीडिया से स्टार्ट लिया था कुछ 25-26 साल पहले, और बहुत उन लोगों में से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि टेलीविज़न में बहुत जल्दी जिनको चांस मिल गया। तो जब प्राइवेट चैनल्स अभी पाकिस्तान के अंदर शुरू नहीं हुए थे तो उस वक़्त मुझे, उससे पहले मैं पीटीवी के लिए काम करता था। फिर जब जियो टीवी शुरू हुआ तो मुझे मौका मिला कि उसकी जो पहली टीम उसका मैं हिस्सा बनूं। तो जियो के साथ कुछ 6 साल तकरीबन काम किया। फिर उसके बाद ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क जब शुरू हुआ तो इसकी पहली टीम का मैं हिस्सा था, तो इसको बनाने का मुझे एजाज़ मिला। इसके अलावा मैंने बहुत से चैनल्स जैसे आज टीवी है या दुनिया टीवी है उसके न्यूज़ टीम को हेड किया है और समा टीवी के लिए काम किया है। तो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मैं काम करता रहा हूँ। तो मुझे उसामा भाई ने कहा था कि एक हमारा ग्रुप है तो उसके साथ एक ग्रुप डिस्कशन होगी और उसके अंदर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो मुझे ये बताया गया था कि आप जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्टडीज़ के लोग हैं, ऐसे ही मैथ्स कॉम के लोग हैं ना। तो बेसिकली हमारा जो काम है, आप लोग तो मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग मार्केटिंग में जाना चाहते होंगे, कुछ एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते होंगे या कुछ मुख्तलिफ़ शोबों में जाना चाहते होंगे, कुछ मीडिया में आना चाहते होंगे। तो मीडिया में ख़ास तौर पे जब हम लोग आते हैं तो हम बिल्कुल हमारा तमाम का तमाम ताल्लुक़ कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको लेके होता है। अगर आप टेलीविज़न को देखेंगे तो टेलीविज़न के अंदर हम बेसिकली अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी हमारे रिपोर्टर्स होते हैं या हमारे एंकर्स होते हैं और हमारे इवन जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनके पास जो बेसिकली उनका टारगेट होता है। टारगेट क्या होता है कि उन्होंने जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया है, एक तो प्रिपेयर करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऑडियंस है उसको प्रॉपर एक तो समझ आ जाए, और ना सिर्फ वो समझ आ जाए बल्कि उनके लिए उसमें दिलचस्पी का पहलू भी हो कि वह ना सिर्फ उसको समझें बल्कि उसको देखें और उसके साथ हमारे साथ एक अटैचमेंट बिल्ड करें और वो हमारे साथ इंगेज हो जाए मुस्तकिल। एक अच्छी कम्युनिकेशन हम करें, उनको वो कम्युनिकेशन ना सिर्फ उनके इल्म में इजाफा करे बल्कि उनके लिए दिलचस्पी का बायस भी हो, और वो दिलचस्पी उनके लिए ऐसे अंदाज़ा होगा कि वो हमें ना सिर्फ सुने बल्कि हमें देखें और देखते रहें और मुस्तकिल देखते रहें और हमारे मुस्तकिल व्यूअर बन जाएं। क्योंकि जब वो मुस्तकिल व्यूअर बनेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, हमें उसका कमर्शियली फ़ायदा होगा, हमें फाइनेंशियली फ़ायदा होगा और हमारी एक ऑडियंस बन जाएगी। अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ अंदाज़ा होता है कि रेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जैसे कैसे अभी तो आजकल चूँकि डिजिटल का दौर आ गया, डिजिटल के अलावा भी मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनके ज़रिए पता चलाया जा सकता है कि आपके साथ कितने लोग एक वक्त में इंगेज होते हैं। जैसे डिजिटल मीडिया में तो एग्जैक्टली नंबर से पता चल जाता है। टीवी के अंदर ये होता है कि एक रेटिंग सिस्टम होता है। उस रेटिंग सिस्टम के ज़रिए आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितने लोग मुस्तकिल देख रहे हैं, कौन से टीवी को ज़्यादा देखा जाता है, कौन से टीवी को कम देखा जाता है। तो इस तरह ऑडियंस के आने और जाने का पता चलता रहता है। कुछ जो नेटवर्क्स हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जो आपको रियल टाइम भी बता रहे होते हैं कि कितने लोग आपके पास आए और कितने गए। तो उससे हमें अंदाज़ा होता रहता है कि हमारा जो कंटेंट है जो हम बना रहे हैं उसकी नौयत क्या है, क्या वो इतना इंगेजिंग है कि हम उसके साथ अपने व्यूअर को अपने साथ मुस्तकिल तौर पे साथ रख सकते हैं। जैसे नया टेल एक टूल है, उस नया टेल में एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि इस वक्त कितने लोग टेलीविजन पे आपको देख रहे हैं। और जैसे ही आपका कंटेंट कुछ, जैसे अब एक रिपोर्ट चल रही है कुछ टेलीविजन पे, जैसे बुलेटिन है, बुलेटिन के अंदर कुछ रिपोर्ट चल रही होती हैं, तो आपने एक रिपोर्ट चलाई तो आपको बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और रिपोर्ट चली तो अचानक आपको पता चला कि लोग तो चले गए, हमें देखना ही छोड़ दिया। तो इससे हमें अंदाज़ा होता रहता है कि बहुत से कंटेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा होता है कंटेंट, जो इसके लिए लोगों में दिलचस्पी होती है, और कुछ कंटेंट ऐसा होता है
कि जो लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी डेली बेसिस पे एक लर्निंग हो रही होती है कि हमने ऐसे कम्युनिकेशन के क्या ज़राए इस्तेमाल करने हैं, हमने ऐसी क्या मेथड इस्तेमाल करने हैं, ऐसे क्या टूल्स इस्तेमाल करने हैं, या हमारा स्किल सेट क्या होना चाहिए कि जिसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकें। एक सवाल, मेरा छोटा सा एक सवाल है आप लोगों से कि जब हम टेलीविज़न पे एक न्यूज़ एंकर है, जैसे हम में से अब अगर आप मीडिया स्टूडेंट हैं, मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, तो हर एक से अगर मैं पूछूंगा जो टेलीविज़न में जाना चाहते हैं तो उसकी ख्वाहिश ही होगी कि वो न्यूज़ एंकर बन जाए। ऐसे ही है ना, ज़्यादातर लोग न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं क्योंकि वो लोग टेलीविज़न पे आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, तो स्क्रीन पे आना अट्रैक्ट करता है सबको। जब एक न्यूज़ एंकर जो है वो खबरें पढ़ रहा होता है तो उसके मुखातिब कितने लोग हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको? नहीं, मुखातिब, जिनसे वो मुखातिब हो रहा होता है। हाँ, यानी कि जब वो बात कर रहा होता है तो वो कितने लोगों को एड्रेस कर रहा होता है, मुखातिब कितने लोगों को कर रहा होता है? कोई नंबर्स अंदाजा बता सकते हैं कि यानी उसकी जो गुफ्तगू का अंदाज होता है वो कितने लोगों को मुखातिब करने वाला होता है? सबको, जो भी उसको देखता है। अच्छा, मैं सिंपल कर देता हूँ सवाल को ना, थोड़ा सा मैं शायद खुद कन्फ्यूजन पैदा कर रहा हूँ। उसका जो बात करने का अंदाज होता है ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब उसका बात करने का स्टाइल है, जैसे मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ ना, यानी तकरीबन यहाँ पे 50, 60, 70 लोग मौजूद हैं, तो मेरा बात करने का अंदाज और तरह का है। एक ऐसे है कि जैसे मुझे शायद थोड़ा सा खिताब के अंदाज में बात करना पड़ा है। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर जो हमें बताया जाता है कि आपने जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखना है या गुफ्तगू करनी है तो आपने बातचीत के अंदाज में करनी है, यही बताया जाता है ना आमतौर पर। उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न यह है कि जब आप एक न्यूज़ एंकर टीवी पे खबरें पढ़ रहा होता है, ये रेडियो पे खबरें पढ़ रहा होता है, ये टीवी पे खास तौर पर, तो टीवी का मीडियम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सोशल मीडिया का, तो उसका जो व्यूअर होता है वो बेसिकली एक आदमी होता है कि जो अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में या कहीं भी अपनी स्टडी में कहीं बैठा हुआ उसको अकेला देख रहा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ हमेशा बताया जाता है कि आपने मुखातिब एक आदमी को करना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो मुमकिन है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपका मुखातिब एक ही आदमी होता है। इसलिए हमारी जो भी गुफ्तगू होगी, जो एंकर के अल्फाज होंगे, वो भी एक आदमी को एड्रेस करके होंगे। अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और मैं कोई स्टोरी बताने जा रहा हूँ तो उस स्टोरी की जो लाइनें होंगी उसमें मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरी स्टोरी की तमाम लाइनें जो हैं वो एक आदमी को मुखातिब करके बनाई जाए। यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरा मुखातिब एक आदमी होगा। मैं अगर टेलीविज़न प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं अगर टेलीविज़न प्रोडक्शन के अंदर जिन चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि मैंने बेसिकली एक आदमी को अट्रैक्ट करना है जो कि अपने टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है। और वो कौन आदमी है? जिसने मेज़ पे टांगे रखी हुई हैं और बड़े कैजुअल अंदाज में सोफे पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। और रिमोट कंट्रोल में पता है ना आपको, अंगूठा बटन इस्तेमाल करने के, चैनल चेंज करने के लिए होता है, और वो अंगूठा एग्जैक्टली किस जगह पे होता है? जहाँ चैनल वाला बटन होता है। और वो सबसे ख़तरनाक जगह होती है, क्योंकि आपने ज़रा सी गलती की और उसने बटन दबा देना है, और वो बटन दबाते हैं तो बटन एक तरतीब से दबाता है, और वो बटन ऊपर की तरफ दबाता है या नीचे की तरफ दबाता चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी गलती है तो आपके पास चॉइसेस, व्यूअर के पास बेतहाशा चॉइसेस है, 10, 20, 30, 40 चैनल्स हैं उसके पास। जब वो फिर सर्फिंग करता है तो वो करते ही चला जाता है एक दफ़ा। फिर जब आपके पास से गया तो क्या फिर वो नहीं आएगा आपके पास? अगर वो आया तो मुमकिन है कि 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसकी बारी, अनलेस कि उसका आपको बहुत पसंदीदा प्रोग्राम उस चैनल पर ना चल रहा हो, तो उसके अलावा नहीं आएगा। नहीं तो नॉर्मली लोग सर्फिंग करते रहते हैं, बैठे देखते रहते हैं, क्योंकि चैनल पसंद है। अच्छा, उसमें भी आप देखें, गौर करें कि हमेशा लोग जब सर्फिंग कर रहे होते हैं तो सर्फिंग के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कोई जाना पहचाना चेहरा आपका नज़र आता है ना, तो वहाँ पे आप रुकते हैं। तो इसकी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट उसके साथ पर्सनली होती है। तो इसलिए हम जब भी लोग टेलीविज़न पर लोगों को जब बुलाया जाता है, गेस्ट बुलाया जाता है, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, जिनकी लोगों के अंदर व्यूअरशिप है, जिनके लोगों के साथ अटैचमेंट हो, लोग जिनको जानते हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा चांस होता है कि हमारा व्यूअर रुक सके। तो बेसिकली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया स्टूडेंट्स की जो होती है, जो मीडिया प्रोफेशनल्स की होती है, वो एक बड़ी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये अंगूठा है और इस बटन के दरमियान जो फासला है ना, हमने इसको बरकरार रखना है। और जैसे ही वो गलती करेंगे हम, वो बटन दब जाएगा, और बटन दब जाएगा तो व्यूअर चला जाएगा। अब उसके अंदर जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं हम,
वो ये होते हैं कि एक तो हमारी बातचीत का अंदाज बिल्कुल गुफ्तगू वाला हो। गुफ्तगू वाला भी किस तरह, जैसे हम जैसे एंकर होता है तो हम उसकी जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसको एक बात बताते हैं, ख़ास तौर पे उसको बताते हैं कि जैसे देखो तुम्हारा जो व्यूअर है ना वो तुमसे तकरीबन 7-8 फुट के फासले बैठा है, यानी इतने फासले बैठा है जितना आपके टेलीविज़न से आपका फासला होता है। तो आपने उससे उसी तरह मुखातिब करके दिमाग में ये रखना है कि वो एंकर आपके सामने, व्यूअर जो है ना आपके सामने बैठा हुआ है, आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जब आपने खबरें पढ़नी है, जब आपने बात करनी है तो आपका आई कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, आई कांटेक्ट बना के रखना है। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि उसे लगे कि आप बहुत कैजुअल हो गए, बहुत फोकस्ड रहना है। आपके लहजे में तकब्बर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके लहजे में तकब्बर होगा तो मुमकिन है कि अगर आप पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं और मैं यहाँ पे तकब्बर से आपके साथ गुफ्तगू करूँ, आप मेरे से कोई सवाल करें और मैं आगे से एरोगेंटली उसका जवाब दे दूँ, तो आपकी राय मेरे बारे में बहुत बुरी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा ही एरोगेंट आदमी, यार ये तो बड़े फजूल आदमी है, ये किस बंदे को बुला लिया इन्होंने, ये कैसी बातें कर रहा है यार, मतलब ये तो वक्त ज़ाया हो रहा है हमारा। एक आपकी फीलिंग डेवलप हो जाएगी ना। तो इसी तरह जब कोई एंकर जो है या जो न्यूज़ रिपोर्टर है, अगर वो इस तरह बहुत एरोगेंटली या बहुत तकब्बुर के साथ या बहुत गुस्से से या बहुत कैजुअल हो जाएगा, आपको नॉन सीरियसली लेना शुरू हो जाएगा, आप बात कर रहे हैं और वो तो देख के आपसे बातें करना शुरू कर देगा, तो आपका वो जो एक आई कांटेक्ट या आपका एक रिलेशनशिप उसके साथ जो बनना चाहिए था वो नहीं बन सकेगा। जब आपका वो रिलेशनशिप नहीं बन सकेगा तो आप उसकी बात पे तवज्जो नहीं देंगे। अगर वो गुस्से से आपसे बात कर रहा है तो आपकी तवज्जो उसके गुस्से की तरफ चली जाएगी। जो कंटेंट जो आपके दिमाग में वो बात डालना चाह रहा है वो बात आपके दिमाग में जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप उसके रवैये पे गौर करना शुरू कर देंगे। अगर उसकी अप्रोच बहुत कैजुअल है और वो बहुत गैर संजीदा आदमी है तो आप उसकी गैर संजीदगी पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे। अगर वो अपनी बात ठीक से बयान नहीं कर पा रहा, उसने जो प्रिपेयर कर रखा है उसको वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वो आपके सामने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या उसके अल्फाज की तरतीब ठीक नहीं है, या अल्फाज का इंतखाब ठीक नहीं है, या अल्फाज बहुत मुश्किल है, तो वो जो अल्फाज बहुत मुश्किल हैं जब वो आपके सामने बयान करेगा तो मुमकिन है कि वो जो बताना चाह रहा है आपको बता ना पाए। जो कम्युनिकेशन वो करना चाह रहा है, जो पैगाम वो आपको देना चाह रहा है, वो पैगाम आप तक पहुंच ही ना पाए, तो उसमें भी क्या चांस है कि आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप नहीं बन सकेगा। आप उसकी बात को तवज्जो नहीं देंगे, और जब आप उसकी बात को तवज्जो नहीं देंगे तो आपका व्यूअर आपको सीरियस नहीं लेगा। देखिए मेरे पास जो चॉइसेस है ना, आपके पास यहाँ पे एक मजबूरी है, आपके यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप मेरी बात आपको पसंद आए ना पसंद, लेकिन आपको पता है कि यार ये 1 घंटे का सेशन है, मैं मतलब थोड़ी देर के लिए ब्लैंक भी हो जाऊँ, लेकिन आप स्विच नहीं कर सकते ना। घर में तो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, जब आप कहीं पे बैठे हैं आपके पास रिमोट है तो आपके पास 10 चॉइसेस मौजूद हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखना है, जब भी कोई प्रोडक्शन करनी है, जब भी कोई पीस टू कैमरा रिकॉर्ड कराना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मेरा एक एक जुमला इंतहाई अहम है। अगर मैंने एक जुमला भी कमज़ोर बोल दिया, एक जुमले में भी मेरी कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है वो कमज़ोर हो गई, तो मेरा व्यूअर जो है वो मेरे पास से चला जाएगा। यानी मैं जब समा टीवी में था और मेरी जिम्मेदारियां थी उस वक्त, मैं आज से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास जिम्मेदारी थी कि मैंने जितने भी बुलेटिन होते थे वो मेरे निगरानी में बनते थे। ख़ासतौर पर 9 बजे का बुलेटिन सबकी फोकस होता है कि उसका सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुलेटिन होता है, उसमें दिन भर की खबरें होती हैं। तो मैं उस बुलेटिन को जब वो बन जाता था, प्रिपेयर हो जाता था, तो मैं उसको फिर अपने रोल्स हम चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं अपना रोल, जब वो बुलेटिन बन जाता तो व्यूअर का रोल ले लेता था मैं, कि यार मैंने अब इस बुलेटिन को देखना है तो मैं व्यूअर बन जाता हूँ। मैं प्रोड्यूसर या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस वक्त, मैं व्यूअर हूँ, मैं अपना बुलेटिन देखूँगा। तो जब मैं उस बुलेटिन को देखता था तो पहली खबर देखी तो पहली खबर ठीक है, दूसरी खबर ठीक है, तीसरी खबर ठीक नहीं है, तो मैं वहीं टेलीविजन बंद कर देता था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये खबर गलत कमज़ोर चली है, अब मेरा जो व्यूअर है उसने बटन दबा दिया है। ये बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव काम है। हम लोग क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी आगे, जैसे आप में तो प्रैक्टिकल मीडिया के अंदर लोग अभी नहीं आए होंगे, शायद कुछ लोग काम भी किया होगा, या अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने रिपोर्ट्स बनाई होंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा और डिटेल्ड काम करना चाहते हैं मीडिया के अंदर, ख़ासतौर पर न्यूज़ मीडिया के अंदर बहुत डिटेल्ड काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उसकी वजह यह होती है कि वो जब आप बहुत डिटेल्ड काम करते हैं तो आपको व्यूअर को एंगेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने साथ ना, क्योंकि उसकी तवज्जो और उसका फोकस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का होता है। तो आप में से मीडिया मतलब कौन सी उसके आप सेमेस्टर्स आपके चल रहे हैं? माशाल्लाह 5th है, तो आपने न्यूज़ प्रोडक्शन वगैरह पढ़ी है आपने आप में से?
जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये हैं, इस पे आ जाओ, आज तो प्रॉम्प्टर का है। जैसे इस टर्म से वाकिफ है आप? ओसी लिखा है मैंने, ये ऑन कैमरा। और एक टर्म है वीओ, इससे वाकिफ है ना? इससे साउंड एंड टेप, इससे वाकिफ है ना आप लोग? यानी जो वो बंदा बोल रहा होता है जब, मतलब पीस टू, वो जब इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप आता है किसी न्यूज़ रिपोर्ट के दरमियान। और ये पीटीसी, पीटीसी से वाकिफ है क्या होता है आइडिया आपको? मैं बताया, अच्छा मैं बताया तुम। जब एक न्यूज़ रिपोर्ट चल रही होती है ना, तो न्यूज़ रिपोर्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक एंकर आया, एंकर ने इंट्रोड्यूस कराया कि हम आपको हमारे एक रिपोर्टर हैं अंजुम साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, लाहौर शहर के अंदर बहुत अच्छी प्लांटेशन हो रही है, उस प्लांटेशन की क्या सूरत है आइए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, एंकर ने आगे पढ़ा, ये बेसिकली ओसी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं, विजुअल्स होते हैं, और उन विजुअल्स में आपको लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जहाँ प्लांटेशन हो रही होती है उसकी वीडियोज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और उसके पीछे एक आवाज़ आ रही होती है, वॉइस ओवर होता है वो, जो उसके पीछे आवाज़ आ रही होती है। फिर वो वॉइस ओवर थोड़ा सा ख़त्म होता है, उसके बाद एक जो लाहौर में जो उस प्लांटेशन का इंचार्ज होता है उसका एक छोटा सा इंटरव्यू आता है, वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट ऑन टेप। तो वो अपना आगे बताता है कि यार ये इस तरह से चल रहा है और हम इस प्रोजेक्ट पे इस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर इतनी मालियत है, हम इसको इतने अरसे में कंप्लीट कर लेंगे और इसके अंदर इतने दरख्त लगाएंगे। और पीटीसी होता है कि जो आखिर में वो रिपोर्टर आके खड़ा होता है माइक के सामने, और वो बताता है कि हमने ये रिपोर्ट है, इसमें जो भी डिटेल्स हैं उसके बाद, और मेरा नाम अंजुम है और मैं कैमरामैन इसके साथ चैनल 24 के लिए, इस तरह से बता रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, पैकेज जो है ना, इसको पैकेज कहते हैं, एक कंप्लीट पैकेज होता है, न्यूज़ पैकेज कह लें इसको। इसकी ड्यूरेशन हमारे यहाँ ना 90 सेकेंड होती है नॉर्मली, हम जो रिकमेंड करते हैं 90 सेकेंड। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे असल में मेथड है, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखने की साइंस है इसके पीछे, लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हैं। तरतीब क्या होती है पैकेज की? ओसी होता है, वीओ होता है, शॉर्ट होता है, फिर वीओ होता है, उस पर ग्राफिक्स भी होते हैं बाजू का, ऐसा होता है ना, फिर एक और शॉर्ट आ जाता है, फिर वीओ आ जाता है, फिर पीटीसी आता है। इसी तरतीब से होता है ना, जो मीडिया पढ़ते हैं उनके लिए शायद आसानी हो इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं इसको कि जैसे हमने ये 10 सेकंड का लिया, ये 15 सेकंड का लिया, ये 10 सेकंड का लिया, ये 10 सेकंड का ले लिया, ये 15 सेकंड का ले लिया, ये 10 और ये 10। तो अगर आप सारा काउंट करें तो ऑलमोस्ट ये 90 के करीब पहुँच जाएगा। कितना बन जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, हाँ ये 80 सेकंड। तो ये 90 ऑलमोस्ट 80, 85, 90 सेकंड का बन जाएगा। अच्छा, अब हमने इस चीज़ के अंदर, अब ये आपने गौर किया होगा 10, 15, 10, 10, 10, 15, ये मुमकिन ही चेंज भी हो सकते हैं, ये 15, 15 भी हो सकते हैं ज़्यादा ना। इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे साइंस ये है कि कोई भी इंसान है ना, वो अपनी तवज्जो 10-15 सेकंड से ज़्यादा फोकस नहीं रख सकता अपना, उसको तब्दीली चाहिए होती है। अगर मैं आपके सामने कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं करूंगा या आपको इंगेज नहीं करूंगा और मैं सिर्फ अकेला आपके सामने बोलता रहूँगा, तो मुमकिन है कि आपके लिए मेरी तरफ मुतवज्जह रहना मुश्किल हो जाए। या तो मुझे कोई ऐसी अपनी एक्टिविटी बेस करनी पड़ेगी, इस लेक्चर को एक्टिविटी में शामिल करनी पड़ेगी, या फिर यह है कि मुझे अपने साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा। टेलीविज़न में वो चॉइस हमारे पास नहीं होती कि हम आपको इंगेज कर सकें अपने पास। या तो ये होता है कि बाज़ औक़ात हमको टेलीफोन कॉल का ऑप्शन रख लेते हैं तो आपको अपने साथ इंगेज कर लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड किसी गेम शो के अंदर हो जाता है, तो उसमें लोग अपनी तवज्जो बना लेते हैं। अदरवाइज़ हमें कुछ ना कुछ ऐसी काम करने होते हैं कि हम आपकी जो नफ्सियात है उसके साथ अपने आप को लिंक कर सकें, और उसको समझते हुए कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ तवज्जो जिससे आपका फोकस हमारे तरफ मुतवज्जह रहे। जैसे एंकर आया, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड बर्दाश्त किया, उसके बाद यह है कि आपको, हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इससे ज़्यादा नहीं देख सकेगा व्यूअर, तो हमने क्या किया, उसके बाद कुछ विजुअल्स आपको दिखा दिए। विजुअल्स, चूँकि टेलीविज़न विजुअल्स का मीडियम है, तो आपने विजुअल्स दिखाए, विजुअल्स के पीछे आपने उस जो रिपोर्टर है उसकी आवाज़ भी उसको सुनवा दी। फिर क्या हुआ कि हमें अंदाज़ा हो गया ये 10-15 सेकंड हो गया, अब टीवी जो उसने अपनी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करा दी है, तो अब जो व्यूअर है
वो अब बटन दबाने के चक्कर में है, उसको बटन दबाने से रोक रहे हैं, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो एक हमारा ना एक कंटीजेंसी प्लान हमने बना रखा है, चलो अभी जल्दी से शॉर्ट चलाओ। तो हमने वहाँ पे एक इंटरव्यू चला दिया किसी बंदे का। अब वो इंटरव्यू जो है, अब वो अगर बहुत दानिश्वर आदमी है तो असूली तौर पर तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी गुफ्तगू बहुत तवील होनी चाहिए और वो जितनी भी उस मामले की पेचीदगियाँ हैं या खूबियाँ या खामियाँ वो एक साथ बयान कर दे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो तफसीली बात हो गई बहुत ज़्यादा तो व्यूअर तो हमारे पास से चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि उस बात को बहुत मुख्तसर रखना है, बहुत प्रिसाइज रखना है, बहुत टू द पॉइंट रखना है। टेलीविजन के अंदर हमारी ख्वाहिश कोशिश ये होती है कि हम जब भी किसी का इंटरव्यू करें तो वो सवाल उससे करें कि जिससे एग्जैक्ट हमें जवाब पता चल जाए। और जवाब जब हमें पता होता है, सबसे अच्छा रिपोर्टर वो होता है जिसको जवाब भी पहले से पता होता है। अगर उसको जवाब पता होगा तो वो सवाल ही वो करेगा जो उसका जवाब उसको चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, उस जवाब के लिए कोशिश करेगा। सवाल किया, बहुत से लोग होते हैं जो तमहीद बांधते हैं बहुत लंबी, ठीक है वो तमहीद बांध रहे हैं, बांधने दें उसको तमहीद, मतलब आपके पास तो एडिटिंग ऑप्शन है ना, आप जाके काट देंगे उसको। तमहीद बांध दी उसने, वो अपनी बात करता रहा। कुछ लोग होते हैं जो तमहीद इतनी लंबी बांध देते हैं कि वो असली बात ही भूल जाते हैं, उनकी बात पीछे रह जाती है, वो तमहीद के अंदर ही घुमा के अपना कोई एंगल लेते हैं और उसमें आगे से आगे निकल जाते हैं। लेकिन माइक तो मेरे पास है ना, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूँगा, वो सवाल दोबारा कर लूँगा। सवाल दोबारा कर लिया उसने फिर वो आ गया मेरे पास, उसने फिर उसको मजबूर हो गया कि यार इसको तो इसने मेरा पहले सवाल से मुतमईन नहीं हुआ जवाब से, तो अब इसने दोबारा सवाल कर लिया। अगर समझदार आदमी होगा तो मुझे वो जवाब दे देगा, ठीक है। और अगर नहीं देता फिर भी, तो फिर मैं तीसरी बार फिर पूछ लूंगा घुमा फिरा के वही सवाल, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब पता है और मुझे अपनी इस जो न्यूज़ रिपोर्ट है इसकी रिक्वायरमेंट भी पता है कि मुझे जो मैंने OCVO सोचा है मुझे यहाँ पे उसका वो शॉर्ट चाहिए, क्योंकि अगर वो शॉर्ट मैं यहाँ नहीं रखूँगा तो वो जो मैंने उसको निट करना है वो निट नहीं हो पाएगी, मैं तीसरी दफ़ा वो सवाल कर लूँगा। तो वो किसी और क्वेश्चन से भी तो पूछ सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि एक ही पब्लिक से पूछना होता है ना। ये तो नहीं देखिए, मैं तो मेरे पास रिसोर्सेज है ना, मेरे पास डेडलाइन भी है कि मैंने 1.5 से 2 घंटे में रिपोर्ट बनानी है। और मैं किसी दफ्तर में आया हूँ, यहाँ पे वो कासिम अली शाह साहब के दफ्तर में मैं आया हूँ, कासिम अली शाह साहब का मैंने सॉर्ट करना है, तो मैंने उनसे टाइम लिया है, टाइम लेके आया हूँ, मैं उनके पास आया हूँ, मैंने उनसे इंटरव्यू किया है। अब मेरे पास चॉइसेस तो नहीं है ना, ये रेलिवेंट आदमी, मुझे पता है कि ये इससे रेलिवेंट है, तो फिर मुझे इनसे सवाल लेना है। अच्छा, इसके एक और भी मेथड है कि बाज़ लोग होते हैं जिनको बड़ी लंबी बात करने की आदत होती है और वो तमहीद इतनी लंबी बांधते हैं कि आप उनसे वो सवाल का जवाब नहीं ले सकते। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब आप अपना कैमरा लगा रहे होते हैं ना, कैमरा लगाते हैं और माइक लगाते हैं और वो सारा उस वक्त अरेंजमेंट हो रही होती है, तो वो सवाल उनसे उस वक्त पूछ लें कैमरा लगने से पहले कि सर आप ये बताएं कि प्लांटेशन जो हो रही है कैसी हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स है। अब तो वो आपको ना वो तमहीद जो उसने बांधनी है ना, वो आपको पहले ही बांध के सुना देगा बात। वो तो वो लंबी चौड़ी बात जो उसने करनी है वो जितनी देर में कैमरा लग रहा है वो हो आ जाएगी। फिर जब कैमरा लग जाए, माइक लग जाए, तो फिर सर वो जो आप अभी बता रहे थे ना, ये जो वो बीच वाली बात थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी सर, बहुत ज़रा दोबारा बता दें। तो आप उससे वो सवाल कर लेंगे, वो आपको बताएगा देखिए हम इसमें प्लांटेशन में जो है 1 महीने के अरसे में हम 1 लाख दरख्त लगाएंगे। मतलब आपको तो ये चाहिए ना। इसके अलावा जो तमीज़ है कि दरख्त बहुत अच्छे होते हैं, इससे ऑक्सीजन पैदा होती है, पाकिस्तान में लगेंगे तो खूबसूरती होगी, दरख्त लगेंगे सर हरियाली होगी, ऑक्सीजन आएगी, ओवरऑल माहौल बेहतर होगा। इससे आपकी दिलचस्पी नहीं है। आपको दिलचस्पी यह है कि लाहौर में 1 महीने के अंदर मरदमशुमार जो शजरकारी मुहिम हो रही है, उस शजरकारी मुहिम के अंदर इस इलाके के अंदर कितने दरख्त लगने हैं ये आपने पूछना है। वो आपने उसने अपनी गुफ्तगू के अंदर उसका जिक्र कर दिया और आपने कहा यार सर ये वाली बात दोबारा बता दे। तो ये क्या हुआ कि आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज उससे हासिल कर लिया। अब व्यूअर जो है, आपने व्यूअर को एंटरटेन कर दिया, उसको बता दिया कि देखो जो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी एक अच्छे अंदाज में उसको दे दी और वो उसके पास चली गई। फिर क्या हुआ कि आपको मजीद को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अब आपने कहा कि यार ये OC भी हो गया, वीओ वाला भी हमने कर लिया, ग्रैब फुटेज भी चला दी, शॉर्ट भी चला दिया, अब मैं दोबारा वीओ चलाऊंगा तो मुमकिन है मेरा व्यूअर जो है ना वो उस तरह से अट्रैक्ट ना हो, तो मुझे कुछ और चालाकी करनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, जो मुझे इसने शॉर्ट में एक बात बताई ना कि मैं 1 महीने के अंदर इसको करूँगा या 1 लाख दरख्त लगेंगे, तो मैंने एक ग्राफिक बनाई जिसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी उसके अंदर। तो एक नया टूल जो है ना मैंने इस्तेमाल कर लिया लोगों को अट्रैक्ट करने का, अपनी तरफ मुतवज्जह करने का, कि वो मेरी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुने। फिर ऐसे मैंने कुछ मज़ीद किसी जो वर्कर है कोई, उससे मैंने बात कर ली और उस वर्कर ने मुझे बता दिया कि जनाब हम इस वक्त सुबह से शाम तक काम करते हैं और इसमें हमें इतनी इतनी मेहनत है, इतने मजदूर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये, और फिर आखिर में रिपोर्टर ने आके सारी गुफ्तगू कर दी। तो बताने का मकसद यह है कि जब हम टेलीविज़न के लिए काम करते हैं ना, तो
टेलीविजन का जो जितने भी मिनट और सेकंड होते हैं उसकी वैल्यू बेतहाशा होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। व्यूअर को अपने साथ रखना होता है। ये जो 1.5 मिनट की रिपोर्ट है, जो हमारे जर्नलिज्म के उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू अखबार के फ्रंट पेज के बराबर होती है। 1.5 मिनट, टेलीविजन का 1.5 मिनट जो है बहुत ताकतवर होता है, उससे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है। बताने का मकसद यह है कि आपने अगर ओसी कमज़ोर पड़ा, इसमें फंबल्स हो गए, तो रिमोट का बटन दब जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपने कोई अच्छी दिलचस्प बात नहीं की तो व्यूअर उड़ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई बेकार सा आदमी आ गया जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई इररेलेवेंट सा आदमी आ गया तो व्यूअर भाग गया। तो जब भी आप करेंगे, प्लान करेंगे, तो जो भी स्टोरी प्लान करेंगे, जो भी मीडिया आप करने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप तैयार होकर जाएंगे। ये सारी गुफ्तगू जो की है ना, मैंने इससे आपको ये बताया है कि जब भी कोई न्यूज़ रिपोर्ट बनाने जाएंगे या वो भी कंटेंट बनाने जाएंगे तो उसके अंदर पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप करने के जा रहे हैं। ये काम जब हो सकता है कि जब आपने कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उससे पहले एक कवरेज प्लान बनाया हो। उसका कवरेज प्लान क्या होता है कि आप पहले उसके कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आपने शजरकारी का टॉपिक लिया, शजरकारी से मुतल्लिक आपने एग्जैक्टली पता चलाया कि क्या होने जा रहा है। जैसे मिसाल है कि एक बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बिलियन ट्री का पता नहीं क्या था, प्रोजेक्ट क्या है, क्या प्रोजेक्ट है बताएं? 1 अरब प्लांट्स लगाने हैं। वो लग गए थे दरख्त? गवर्नमेंट तो यही कहा ना कि लग गए। अच्छा, अब हम एक रिसर्च करते हैं। आपको एक दिलचस्प रिसर्च बताऊंगा इसमें। रिसर्च एज ए सब्जेक्ट कौन पढ़ता है? आप में से किसी ने पढ़ा है सब्जेक्ट? हाँ, रिसर्च में जो है ना, सबसे पहले एक होता है कि आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। रिसर्च प्रॉब्लम होती है, फिर एक आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है। जैसे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि यार ये बिलियन ट्री जो है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा मंसूबा नहीं हो गया? 1 अरब दरख्त ज़्यादा हो गया दरख्त, है ना? तो ये लगा सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं, तो कहाँ लगे होंगे ये? अच्छा, मैं चूँकि थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ, तो ये चूँकि KPK से स्कीम शुरू हुई थी, तो आप भी ट्रैवल करते होंगे, तो लोग नॉर्मली कहाँ जाते हैं? सवात जाते हैं KPK में, या कुछ लोग नारान के इलाके में जाते हैं, सफरुल्लूक जाते हैं, कुछ लोग जो है या तो नथिया गली वगैरह जाते हैं। अब कुछ लोगों ने कुमराट वगैरह जाना शुरू कर दिया है, इन इलाकों में जाना शुरू कर दिया है, या चित्राल वाली साइड पे जाते हैं कुछ लोग। ये कश्मीर KP में नहीं आता, वाले अदर स्टेट है। तो होता यह है कि मैंने रिकॉल किया कि यार मैं पिछले 5-6 साल से इन इलाकों में सफ़र कर रहा हूँ, पहले भी जाता था मैं, तो क्या कोई नई प्लांटेशन मैंने देखी है? कोई दरख्त लगे हों, कहीं पे कोई ट्रीज़ उग रहे हों, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई डेवलपमेंट हो रही हो? तो मुझे कोई याद नहीं आया। अच्छा, मैंने सोचा, एक और मेरे सवाल दिमाग में आया। अच्छा ये बताएं, आप में से पौधे लगाने का किसको शौक है? किसी ने प्लांटेशन की है? आपको शौक? दरख्त लगाती है ना आप? नहीं, आपने खुद कब, आपने कभी दरख्त लगाया कभी अपने हाथ से? आपने लगाया? आप में से किसी ने लगाया दरख्त? कितने दरख्त लगाए अपनी ज़िंदगी में? नहीं, आपने अपने हाथ से कितने दरख्त लगाए? 20-25 दरख्त लगाए ना। अच्छा, आपको पता है कि एक जो बिलियन है उसमें कितने सिफर होते हैं? ठीक है, किसी ने आप में से 1000 दरख्त लगाए? 1000 दरख्त किसी ने? 100 दरख्त लगाए किसी ने? किसी ने? आपने 100 दरख्त लगा रखे हैं। अच्छा, ये प्लांटेशन जो है ये कौन करते होंगे? मतलब वॉलंटियर्स चाहिए होंगे ना इसके लिए। मतलब महकमा ज़राअत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, महकमा जंगलात के पास, कि वो इतने दरख्त लगा सके। ठीक है, अब हमने अज्यूम किया कि हम ऐसे वॉलंटियर्स तलाश करते हैं कि जिनको शौक़ हो दरख्त लगाने का,
और उनके जिम्मे में हम लगाते हैं कि वो 100 दरख्त लगाएं। कितना? हर वॉलंटियर 100 दरख्त लगाए 1 बिलियन ट्री को कामयाब बनाने के लिए। तो हमें कितने वॉलंटियर्स चाहिए होंगे? आप 100 पे डिवाइड कर लेना 1 अरब को, तो आपको 1 करोड़ वॉलंटियर्स चाहिए होंगे। कितने वॉलंटियर्स चाहिए होंगे? 1 करोड़ वॉलंटियर्स जो कि 100 दरख्तों की लगाने की सलाहियत और शौक रखते हो। तो आप ऐसे किसी वॉलंटियर को जानते हैं जो 100 दरख्त लगा सकता हो, या किसी ने कभी ज़िंदगी में लगाए हों? अच्छा, चले हम कहते हैं जी कि चलो 1 करोड़ तो लाना मुश्किल है। हम ऐसे करते हैं कि ऐसे वॉलंटियर्स ढूंढ लेते हैं कि जो 1000 दरख्त लगा लें। तो ऐसे वॉलंटियर्स हमें कितने चाहिए होंगे? 10 लाख। कितने वॉलंटियर्स चाहिए होंगे? तो आप किसी ऐसे वॉलंटियर को चाहते हैं, जानते हैं जो 1000 दरख्त लगा सकता हो? तो मेरे जहन में तो सवाल पैदा हो गया ना कि ये तो बिलियन ट्री मंसूबा अगर बना है तो ये वाकई बना भी है या ऐसी ये सिर्फ कागज़ों में ही है? क्योंकि मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता कि जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 1000 दरख्त लगा सके, और 1000 दरख्त लगाने वाले 10 लाख लोग, इम्पॉसिबल। एक बंदा नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। आप सर्वे कर लें, मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक बंदा नहीं मिलेगा आपको। तो ये बेसिकली आपका क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, आपकी अप्रोच है क्रिटिकल, जो आपको सोचने में मजबूर कर रही है कि ये बात ठीक है या गलत है, मुझे इसको सही मान लेना चाहिए या नहीं मान लेना चाहिए। ये आपको क्या चीज़ सिखाएगा? आपको रिसर्च सिखाएगी। अब आपको रिसर्च ने आपको एक सवाल दे दिया, ये मैंने आपको रिसर्च का सवाल दे दिया ना कि आपने इसको 100 पे डिवाइड किया तो जवाब आपके पास आ गया 1 करोड़। ठीक है, अब मेरे जहन में एक और सवाल पैदा है। उन्होंने कहा चल यार वॉलंटियर मिल गए, मैंने मान लिया कि चलें जी वॉलंटियर्स मिल गए, आपने कह दिया वॉलंटियर्स मिल गए हैं, बजट भी हमने दे दिया। ठीक है जी, बजट भी हमने दे दिया। अब मसला ये कि लैंड कहाँ से आएगी उसकी? हमने अज्यूम किया जी कि 1 एकड़ के अंदर 200 दरख्त लगा लेते हैं, हम बड़े करीब करीब करके दरख्त लगा लेते हैं। तो फिर आप इसको डिवाइड करें 200 पे, तो क्या जवाब आएगा? 50 लाख एकड़। 50 लाख एकड़ जमीन चाहिए आपको। तो 50 लाख एकड़ जमीन पर अगर जंगल लगाओ तो पाकिस्तान तो हरा भरा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल कोई जगह नहीं बचेगी पाकिस्तान के अंदर खाली जहां पे दरख्त न लगा हुआ। और आपको पता है गवर्नमेंट ने उसके बाद 10 बिलियन ट्रीज का भी वो प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया था कि हम 1 बिलियन तो हमने कामयाबी से लगा दिया और हम 10 बिलियन की तरफ चल पड़े और 10 बिलियन भी लग गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगे, लेकिन आपकी सोच क्या कहती? मैंने आपके सामने एक सवाल रखा ना, तो क्या वो दरख्त लगे? आपने उनमें से कोई एक दरख्त देखा जो बिलियन ट्री का दरख्त लगा हुआ पाकिस्तान में कहीं पे? आप किसी एक दरख्त से फेमिलियर हैं? कोई ऐसा मंसूबा कहीं तख्ती लगी देखी हो कि कहीं पाकिस्तान में बिलियन ट्री का कोई प्रोजेक्ट है? वैसे रोड पे जो होता है ना सेंटर में जगह वगैरह, वहां पे तो मैंने देखा नहीं, बिलियन ट्री की बात करो, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट देखो। अच्छा चलें, एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ इसी पर रिसर्च की एक और। लाहौर के अंदर पौधा लगाने की जिम्मेदारी किस इदारे के पास है? PHA के पास है ना। मैं PHA वालों से रब्ता किया जब मैं स्टोरी पे काम कर रहा था। मैंने PHA वालों से पूछा कि सर एक बात मुझे बताएं, आप मुल्क में इस वक्त 25 करोड़ आबादी है और तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख लोगों को आप डील कर रहे हैं यहाँ पे ना लाहौर के अंदर। तो लाहौर के अंदर प्लांटेशन, और लाहौर आपको पता है पाकिस्तान में सबसे सरसब्ज शहरों में से है जहाँ पे दरख्तों को संजीदगी से लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर बहुत हरा भरा है, लेकिन यहाँ पे दरख्तों को लेके ज़रा थोड़ी सी सीरियसनेस है। यहाँ का PHA अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू अदर PHAs ऑफ द कंट्रीज़। इस्लामाबाद में ऑटोमेटिकली चूँकि वहाँ पे माहौल अच्छा है दरख्तों को उगने के लिए, ज़मीन भी जगह मौजूद है, पानी भी मौजूद है, फिर ये कि वो दरख्त वो बसाया गया है तो उसको वहाँ पे काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं, तो वहाँ पे निस्बतन कंपेरेटिवली बेहतर है। लेकिन उसके बाद जो शहर दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे दरख्त बड़े शहरों के अंदर, वो लाहौर है। मैंने उनसे पूछा जी जनाब आप ये बताएं कि आपके पास कितने वर्कर्स हैं लाहौर के अंदर? उन्होंने कहा जी हमारे पास 4000 वर्कर्स हैं PHA के पास। तो मैंने कहा जी आपकी अब तक की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है, किसी एक साल में आपने जो सबसे ज़्यादा दरख्त लगाए वो कितने लगाए? उसने कहा जी आज तक हमने जो सबसे ज़्यादा दरख्त एक साल के अंदर लगाए वो 50,000 लगाए। तो इसका मतलब है कि जो जिनका पेशा है दरख्त लगाना,
तो 4000 मजदूर जो है 50,000 दरख्त लगा रहे हैं। 4000 को डिवाइड कर लें, 50,000 को 4000 में डिवाइड करें तो हर मजदूर के हिस्से में 12 दरख्त आते हैं, तो साल में 12 दरख्त लगाते हैं। तो आप किस तरह से ये दरख्त लगा सकते हैं? तो ये बेसिकली आपने सीखना है। अच्छा, मैंने इस पर फिर एक और रिसर्च की मैंने पूछा कि अच्छा जी चलो ठीक है, मैंने इरादा कर लिया कि मैं दरख्त लगाऊंगा, कि मैं उन एक वॉलंटियर्स में से एक वॉलंटियर बनना चाहता हूं कि जिसने 10,000 पौधे लगाने हैं। मैंने रब्ता किया नर्सरी वालों से, मैंने अपने इलाके की जो है नर्सरी से पूछा कि यार तुम्हारे पास कितने पौधे मिल जाएंगे, मैंने शीशम के दरख्त लगाने हैं, या मैंने शहतूत के दरख्त लगाने हैं, या मैंने जामुन के दरख्त लगाने हैं, या आम के दरख्त लगाने हैं, तो मुझे बताओ कि तुम मुझे कितने दरख्त प्रोवाइड कर दोगे? उसने कहा जी मेरे पास तो 100 पौधे तो होंगे। मैंने कहा यार मैं तो 10,000 लगाने हैं। उन्होंने कहा 10,000 तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैंने ऐसा किया फिर कि मैं ना गया PHA वालों के पास। मैंने PHA से कहा, मैंने कहा जी मुझे आपके पास कितने पौधे होंगे? तो वो मेरा जान पहचान वाला आदमी था ना, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको अगर पूरे लाहौर की नर्सरियों में से ऐसे पौधे जो सस्टेनेबल पौधे हों वो निकाल के बताऊं तो तकरीबन आपको मैं 5,000 पौधे दे सकता हूं। उसने बड़ा कमाल किया उसने ना। मैंने कहा तो मैं तो एक वॉलंटियर हूं उन 1 मिलियन में से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है, और मुझे पौधे चाहिए। तो मुझे तो पूरी PHA जो इदारा मौजूद है नर्सरी लगाने का, जिसने पौधे उगा के पूरे शहर को सरसब्ज करना है और उसकी जिम्मेदारी वो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है, तो उसकी अपनी कैपेसिटी 5,000 है। फिर मैंने कहा नहीं, PHA के बस की बात नहीं, मुझे महकमा जंगलात से बात करनी चाहिए। तो मैंने महकमा जंगलात से बात की, तो महकमा जंगलात के एक बहुत बड़े अफसर ने कहा यार कि देखो तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कुछ कर कर आके तुम्हें 10,000 पौधे दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कि मुझे पूरे पंजाब की नर्सरियों से पौधे मंगाने पड़ेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी फैक्ट पे ना आंखें बंद करके यकीन मत करें। ये भी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ना। आपके जहन में एक बात बिठा दी गई, एक हमने उसमें मदद की, अखबारात ने उसमें मदद की, सोशल मीडिया में उसने मदद की, टेलीविजन ने उसने मदद की, ये खबरें चली, इश्तिहार चले कि जनाब बिलियन ट्री मनसूबा कामयाब हो गया, बिलियन ट्री मनसूबा कामयाब हो गया, बिलियन ट्री मनसूबा कामयाब हो गया। बिलियन ट्री है कहाँ? अब मेरे जो ज़रा अप्रोच आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ी रिसर्च करने वाली है। मैंने उसके हर पहलू पे गौर करने की कोशिश की। मैंने कहा यार चेक करूँ कहाँ लगे हैं, किस जगह लगे हैं। मेरा इंटरेस्ट मुझे जो स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा हुआ था ये था कि यार ये जो पौधे लगाते हैं, लगाना तो चलो आसान है, लेकिन उसको पानी भी तो देना होता है ना बाद में, तो पानी कौन देगा? मैं तो इससे बात शुरू हुई थी मेरे दिमाग में, यार मैं सोचूं यार बिलियन ट्री पे जो 1 अरब दरख्त लग गए हैं, एक तो लगे कहाँ हैं और इन्हें पानी कौन देता है? नहीं, लाहौर में पूरे पाकिस्तान में कहीं पे लगे होंगे। अगर जंगल में लगे तो उसको पानी कौन दे के आता होगा? ये पहाड़ पे लगा तो उसको कौन पानी दे के आता होगा? रेगिस्तान में लगे तो उसको कौन पानी दे के आता होगा? सर ये जो दरख्त आप गिनते हैं इसमें जो बाग वगैरह होते हैं जैसे लीची का बाग या फिर अमरूदों के बाग, इनको नहीं आप मतलब दरख्तों में? नहीं, मैं तो उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ना। जो नए दरख्त क्योंकि वो ना सर एक जगह पे आप अमरूदों के अगर पनीरी लें तो वो जो बाग बनाने के लिए एक जगह पे होती है तो वो बहुत ज्यादा मिकदार में होती है। नहीं, वो ठीक है। मतलब एक जो एकड़ में लगने होते हैं ना पूरे पौधे, वो तकरीबन आपको मिल जाते हैं कोई 5 मरले में इतने में। अच्छा, मैंने ना इसका एक सवाल पूछा। मैंने महकमा जंगलात और PHA वालों को मैंने अपने दफ्तर बुला लिया, दोनों को बुला लिया, जो दोनों के थे ना डायरेक्टर लेवल के लोग। मैंने कहा जी मैं ना, आप मुझे बताएं दरख्त है कितने का? तो उसने कहा जी 10 रुपये का दरख्त हम आपको दे देंगे जो। तो वो हमारे बॉस भी आ गए इत्तेफाक से ना, तो उनको भी शौक का दरख्त है। उन्हें कहा यार एक काम करो, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपको 10 लाख पौधे 1 लाख पौधे डोनेट करूँ, ठीक है? तो मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, मुझे 1 लाख पौधे दे दो। जी हमारे पास तो 1 लाख पौधे नहीं है, मतलब वो है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हमने कम्युनिकेशन मेथड्स इस्तेमाल करके आपको यकीन दिला दिया इस बात का कि पाकिस्तान में 1 अरब दरख्त लग चुके हैं। अब किसी के जहन में ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि कहाँ लगे हैं भाई, वो कैसे लग गए भाई वो। मैंने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की ना, मैंने तो इस पर फिर पनीरी वाले टॉपिक पे भी रिसर्च की कि मैंने सोचा कि 1 स्क्वायर फीट के अंदर 4 पौधों की पनीरी लग सकती है। पौधा पहले लगता है ना, उसको सस्टेनेबल बनाना है ना आपको, कम से कम 1.5-2 फुट का हो जाए ना, बकरी ना खा जाए उसको, तब लगेगा ना जंगल में। अगर जंगल में लगा दिया बकरियां खा के तो क्या होगा उसका? तो वो कम से कम 3 फुट का तो पौधा हो ना, ताकि बकरी की पहुंच से ज़रा
बच सके, ऊपर के पत्ते उसके बच जाएं या उसको वो ठोकर मार के ना उसको पाँव के नीचे ना कुचल दे। तो मैंने सोचा कि 1 फुट के अंदर 4 पौधे लगेंगे तो 1 एकड़ में कितने लगेंगे, तो वो पनीरी लगाने के लिए कोई 1 लाख एकड़ चाहिए, 1 अरब की। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। कम्युनिकेशन आपको क्या है, कम्युनिकेशन ने आपको बताया, हमने आपको बताया, हमें गवर्नमेंट ने बताया, हमने आपको बताया कि 1 अरब दरख्त लग गए हैं। फिक्र की बात नहीं है, बस आप उसके ऑक्सीजन इस्तेमाल करें। आप हम आपसे पैसे नहीं लेंगे ऑक्सीजन के। तो क्या होता है कि आपने उसको इतना अच्छा कम्युनिकेट किया, इतने अच्छे मेथड इस्तेमाल करिए, आपको सुबह शाम दोपहर आपको एक बात बार 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 बताएगी। एक बड़ी अच्छी एक थ्योरी है इसके अंदर ना, उसको एजेंडा सेटिंग की थ्योरी कहते हैं। एजेंडा सेटिंग की थ्योरी क्या होती है कि आपको एक एजेंडा हमने तय कर लिया कम्युनिकेशन, और उसके मुताबिक आपको बता दिया कि जनाब भाई ये ठीक है और ये गलत है। हमने क्या किया कि पहले से तय कर लिया कि ये एक चीज़ सही करार दे दी, ये गलत करार दे दी, और हम उसको फिर लगातार उस सही को के हक में हमने सही दलाइल देने शुरू कर दिए और गलत के हक में हमने गलत दलाइल देने शुरू कर दिए। ये कम्युनिकेशन है ना। तो ये जनाब एक सियासतदान है, उस सियासतदान की एक फैक्ट्री है, शुगर मिल है, उसके अंदर 3000 इंडियन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। एक हमने बात बता दी और पूरे वसूख से बता दिया, हमने टेलीविजन पे आके बता दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बताई, हमें हमारे इदारों ने बताई ये बात, और हमने आपको बता दी और लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि 3000 इंजीनियर एक फैक्ट्री में करेंगे क्या, इतनी बड़ी कौन सी फैक्ट्री इसमें 3000 इंजीनियर काम कर सकते हैं। और 3000 इंजीनियर अगर इंडिया से आएंगे तो उनके वीज़े भी तो लगे होंगे ना। कैसे लगे होंगे वीज़े, उनके कुछ नाम होंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती होगी, इधर से उधर जाते होंगे, वो कहीं रहते होंगे, किस जगह रहते होंगे, उनके लिए कहाँ घर बने होंगे, क्या फैक्ट्री के अंदर ही घर बने होंगे या वो हमारे शहरों में रह रहे होंगे। 3000 इंडियंस अगर आ जाएँ और 3000 इंडियंस अगर शहरों में रह रहे हैं तो कहाँ रह रहे होंगे वो, किसी ने नहीं सोचा बस, क्योंकि हमने आपको बता दिया, हमने अपने कम्युनिकेशन के मेथड इस्तेमाल किए और आपको यकीन दिला दिया इस बात का कि ये 3000 इंजीनियर पाकिस्तान में आ गए हैं, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उस फैक्ट्री एक सियासतदान की है और सियासतदान बड़ा करप्ट है और बेड़ा गर्क कर दिया उसने पाकिस्तान का। सर पाकिस्तान में वैसे मीडिया इतना आज़ाद है कि वो इतने रिसर्च कर सके, लोगों के प्रेजेंट भी कर सके। पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन कुछ हमारी आज़ादी की ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं दुनिया में, किसी भी मीडिया के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे मैं सोशल सेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, या मैं ये बिलियन ट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें आप रिसर्च करें, एग्जैक्टली आप बताएं क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट पे आपने देखा नहीं, गवर्नमेंट पे बेतहाशा तनकीद हो रही होती है। आमतौर पे ना जो जलसा जो भी ऑर्गेनाइज, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जलसा ऑर्गेनाइज करती हैं ना, तो वो एक ख़ास अरेंजमेंट करती हैं उसका ना, वो पहले एग्जेजरेट करती हैं उसके बारे में कि जैसे हमने ये जलसा किया है और इस जलसे के अंदर 1 लाख लोगों का इंतजाम कर लिया, हमने 50,000 कुर्सियाँ रख ली हैं और 1 लाख लोग जो है ना, क्योंकि सारे तो कुर्सियों में बैठ के नहीं देखते, तो कुछ लोग तो खड़े होकर भी देखेंगे, तो 1 लाख, जब आप 1 लाख का क्लेम कर देते हो तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो जाता है, यार मैं चेक करूँ 1 लाख बंदे हैं भी सही कि नहीं है। या तो आप क्लेम ना करें, आप कह रहे हैं हम जलसा कर रहे हैं, तो फिर आपके बारे में सवाल ही पैदा नहीं होगा ना कि ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं। मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है ना उसको नापने के लिए कि मैं जाऊँ उसको नापूंगा, यार मैं चेक करूँ कि यार मेरे पास ये हाइपोथेसिस आ गया 1 लाख बंदा पूरा करना है मैं जाऊँगा। जैसे मुझे आदत है कुर्सियाँ गिनने की, जलसे की तैयारियाँ होती है ना, तो आजकल बड़ा आसान है कुर्सी गिनना, वो ड्रोन उड़ता है पहले ना, तो ड्रोन पूरे जलसे के बारे में ऊपर से उड़ के उसकी तस्वीर दे रहा होता है, तो बड़ा आसान है कि आपने गिनती कर लिया, अच्छा ये पहली लाइन में कितनी कुर्सियाँ हैं, वो आपने गिनती कर ली, फिर उसको पीछे गिनती कर ली, फिर उसको ज़रब दे दिया आपस में, ठीक है, तो आपको पता चल गया कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अब कुर्सियाँ 3000 लगी होती हैं, कहते 50,000 कुर्सी लगी है, तो पहला झूठ तो उसने वहीं बोल दिया ना। तो झूठ कौन बोल रहा है, सियासतदान झूठ बोल रहा है ना, जिसने झूठ बोला पहले। अच्छा, अब हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गया कि जनाब ये 1 लाख बंदा पूरा करना है, तो हम वहाँ गए और हमने जाके देखा वहाँ पे। अच्छा, वो क्या करते हैं, ख़ास बात और कीजिएगा, कोई भी सियासतदान में, आप किसी पोलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, सामने जो ना लाइटें मेरे मुंह की तरफ लगा दी सारी, ऑडियंस पे लाइट नहीं पड़ी होगी, अगर आप कैमरा यहाँ से लग के उनको दिखाएंगे ना, ऑडियंस को दिखाएंगे, तो वहाँ से सामने से लाइटें लगा देंगे वो, तो उससे क्या होगा, ऐसा लगेगा लाइटें सारे में ना, और लाइटों के नीचे अंधेरा होगा, वो सारा भरा हुआ है पंडाल, फील ये आएगी कि बस मैं मीनार पाकिस्तान भरा हुआ है पूरे का पूरा ना, और बंदा ही बंदा है बस। एक्चुअली जब आप पीछे से आएंगे ना कैमरा लेके,
तो आप स्टेज तक पहुंच जाएंगे, आपको ऐसे ही कुछ इधर बैठे मिलेंगे, कुछ इधर बैठे मिलेंगे, कुछ इधर बैठे मिलेंगे। वो बेसिकली लाइट जो है उसको कवर कर रही होती है। तो जब रिपोर्टर को आप इस तरह की जब एक उसके सामने हाइपोथेसिस जो है वो खुद सियासी जमात ने दे दिया, तो उसको नल हाइपोथेसिस देगा ना, फिर वो जाके उसको उसको काउंटर करेगा, यार ये ठीक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। उसमें एजेंडा नहीं होता, उसके अंदर हर दफ़ा एजेंडा नहीं होता। खुद आपने मौका दिया ये बात करने का, आप ना करते, कहते जलसा कर रहे हैं। बड़े आसान मेथड हैं इस्तेमाल कर जज करने के ना। जैसे आप देखें, लोग कहते नहीं कि एक लाख लोग आ गए। आप देखें यार ये जहाँ पे जलसा हो रहा है, ये तो एक फुटबॉल ग्राउंड में जलसा हो रहा है। फुटबॉल ग्राउंड है ना, कॉलेजों के लॉन या एक ग्राउंड है। कौन से ग्राउंड्स होते हैं? प्ले ग्राउंड्स होते हैं ना, ये डूंगी ग्राउंड्स होते हैं। जैसे डूंगी ग्राउंड में ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के अंदर जलसा हो रहा होता है। वो नॉर्मली फुटबॉल ग्राउंड होता है, सबसे बड़ा ग्राउंड। ये क्रिकेट का ग्राउंड होता है, फुटबॉल ग्राउंड है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड की पैमाइश आपको पता है कितनी होती है? फुटबॉल ग्राउंड जो है नॉर्मली अगर पाकिस्तान के अंदर होगा तो 110 से 120 गज लंबा होगा और 60 गज चौड़ा होगा। ऐसे ही होता है ना। इंटरनेशनली होगा तो 140 गज लंबा भी हो सकता है और 70 गज चौड़ा भी हो सकता है। इतना चौड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा चौड़ा तो नहीं होता ना। हमने कहा ये 100 गज लंबा होगा, 60 गज चौड़ा होगा, तो कितने हो गए? ज़रब दिया उसको 6000। हमने फिर एक और बनाया कि जनाब ये 1 गज लंबाई 1 गज चौड़ाई, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक आदमी खड़ा हो सकता है। खड़ा कर लिया हमने, कुर्सी नहीं बिछाई, ठीक है। तो कितने बंदे हैं फुटबॉल ग्राउंड में? 6000 बंदे। इतने ही लोग होते हैं जलसे में, कामयाब जलसों में ना, 6 से 10,000। अगर 10,000 का मजमा हो जाए तो इसका मतलब है कि बहुत कामयाब जलसा हो गया। फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा होता है और फुटबॉल ग्राउंड में लोग अगर खड़े होकर जलसा सुन रहे हो तो वो बहुत कामयाब जलसा होता है। एनीवे, अगर और कुछ सवाल करना चाहें आपके। सर, जिस तरह आपने कहा कि आज़ादी की आपने को सवाल किया था, वो दोबारा कर ले। मैं एक को शो करना पड़ता है, दूसरे को हम टीवी पे शो नहीं करते पूरा दिन। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ये लाजमी नहीं है हमारे लिए। वैसे ये है बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे आप कौन सा टीवी देखते हैं? कौन सा टीवी देखते हैं शौक से? सर, जी न्यूज़ भी देखते हो? नहीं, जो ज़्यादा शौक से देखते हैं। इतना वो नहीं देखते। नहीं, वैसे टेलीविजन आप में से आप कौन सा टेलीविजन ज़्यादा शौक से देखते हैं? एयरवेज। अब आप देखो ना, आप कौन सा देखते हैं? जियो देखते हैं। आप डॉन न्यूज़ देखते हैं। आप कौन सा देखते हैं? सोशल मीडिया से ज़्यादातर ये टीवी जब देखना हो कौन सा देख? मुझे मारिया में बना है, उसकी वजह से कभी देखते एयरवेज। अब देखे ना, अब मुझे आपके पॉलिटिकल जो है ना इंक्लिनेशन भी पता चल गए। आपके कौन सा टीवी देखते हो मुझे पता चल गया। आपको रुझान जो है ना कौन से पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। मैंने नहीं कहा, आपने खुद बता दिया मुझे कि आप कौन सा। हमारी मजबूरी ना, अब हम क्या हैं, हमारी कुछ चॉइसेस हैं, मेरी कुछ पसंद नापसंद है, ठीक है। अब मैं कौन सी चीज़ें पसंद करूंगा? जैसे इनको मारिया मेमन पसंद है तो इनकी एक अटैचमेंट है मारिया मेमन के साथ। ये मारिया मेमन को शौक से देखती हैं, तो जब कभी मारिया मेमन स्क्रीन पे आएगी तो उसको देखेंगी। मारिया मेमन ने इनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया है। इनको शायद एग्जैक्टली ना पता हो, या मारिया मेमन को भी एग्जैक्टली ना पता हो कि वो उसने क्या ऐसे टूल्स इस्तेमाल की जिसकी वजह से इनका एक रिलेशनशिप उससे बन गया। तो एंकर बेसिकली वो रिलेशनशिप डेवलप करता है, या आपको वो कंटेंट आपको देता है। या तो ये होता है ना कि आपने खोल ली एक जनरल स्टोर खोल लिया, आपने उसमें सारा सामान रख लिया और उस पर हर चीज़ बेचनी शुरू कर दी, तो लोग आए, थोड़े थोड़े गाहक आए, उस पर से लेके चले गए। एक हुआ कि आपने ना फ्रूट की दुकान खोल ली, फल की दुकान खोल ली, यहाँ पे सिर्फ फल मिलेंगे, तो कम से कम फल वाले तो सारे आ जाएंगे ना वहाँ पे। तो यार भाई वही काम कर रहा है, वो सिर्फ फल बेचता है, ठीक है ना। अब जियो जब जनरल स्टोर बनाने की कोशिश करता है तो जियो पे डाइवर्स किस्म की व्यूअरशिप आती है। एयरवाई और 92 पे सिर्फ फ्रूट और सब्जी वाले आते हैं, वो लेके चले जाते हैं वहाँ से। 24 भी जो है ना वो पहले सब्जी फल बेचता था, आजकल नहीं बेचता। लेकिन सर मोस्टली लोग का कहना है कि ये न्यूज़ चैनल है, ये इस पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज़ देता है, ये इसकी देता है, ये भी लोग सोचते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग न्यूज़ चैनल असल में ना, आपने जो भाई ने बात की ना ये भी, कि आप जब हर चीज़ की कीमत होती है, जब आप आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं ना तो फिर आप उसको कीमत अदा करते हैं। जब हमें कवरेज करनी होती है ना, जब हम किसी रॉयड्स की या क्राइसिस सिचुएशन की कवरेज करते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर मुजाहरा हो रहा है, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं, तो आपको किस जगह खड़े होकर कवरेज करनी चाहिए उसकी? बताएं एग्जैक्टली, कोई किसी को आइडिया है?
जैसे लाहौर हाई कोर्ट के सामने पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए, वकला आमने सामने आ गए और उनमें पथराव हो गया और मारा कूटी हो रही, डंडे भी चल रहे हैं, आंसू गैस भी चल रही है, तो आपको किस जगह खड़ा होकर उसकी कवरेज करनी चाहिए? इनसे कुछ मतलब ज़्यादा फासले पे किस तरफ को? साइड पे होंगे, लेफ्ट या राइट? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका सबसे जो रिकमेंडेड तरीका दुनिया में है कि आप हमेशा पुलिस के पीछे खड़े होकर करें, ताकि पुलिस आपकी भी सेफ्टी करे ना। ऐसा ना हो कि मुजाहिरीन आपको कुचल के चले जाएं आगे, या वो नाराज़ हो जाए आपसे, आपको डंडे पड़ जाए वहाँ पे। तो पुलिस के पीछे खड़े होकर सेफ डिस्टेंस पे रह के कवरेज करें। तो कोई भी, इसलिए कोई भी कवरेज अगर सिक्योरिटी दारों के पीछे खड़े होकर की जाए तो बहुत आसानी से हो जाती है वो। तो नॉर्मली जो चैनल जो है ना, वो अपनी पॉलिसी इसी तरह से तय करते हैं कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो किस तरफ खड़ी हुई हैं, उनका टिल्ट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, तो वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं फिर जाके ना। तो वो बड़ी आसान कवरेज होती है, उसमें फिर उनको कोई रुकावटें पेश नहीं आती। लेकिन जो लोग आज़ाद सहाफ़त की बात करते हैं ना, जो आप कह रहे थे आज़ाद सहाफ़त, या आप कह रहे थे फिर हम खबरें क्या सुने, तो फिर उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। उनको प्रोपेगेंडे का सामना भी करना पड़ता है, वो लिफाफा साफ़ी भी करार पाते हैं, वो गालियाँ भी खाते हैं, उनके चैनल भी बंद कर दिए जाते हैं, उनके जो एंकर्स हैं वो ऑफेयर भी हो जाते हैं। और जैसे हमारा चैनल है, 100 दिन बंद रहा था लगातार, 24 तो 100 दिन बंद रहा लगातार, क्योंकि हम अपने एंकर को, हमें उन्होंने कहा कि आप इसको हटा दें, हमने नहीं हटाया, उन्होंने कहा बंद, 100 दिन बंद रखा उन्होंने, हमने नहीं हटाया अपना एंकर। फिर उन्हें हम पे रहम आ गया थोड़ा सा, मतलब हम उनसे क्या लड़ तो नहीं सकते हम। मुझे उनका नाम नहीं याद है, तो मेरी मम्मा मोस्टली उनकी ना न्यूज़ वगैरह सुनती थी। वो पहले मेरे भाई उसके बारे में बताते कि पहले पाकिस्तान में था, मतलब काफ़ी क्रिटिसाइज वगैरह किया, फिर वो बाहर जाके वो इमरान खान की खबरें देता है लाइव बैठ कर, मतलब दूसरी कंट्री में जाके वो दे, वही मतलब अपनी न्यूज़ नहीं देते, वो अपना ओपिनियन देते हैं, वो अपना न्यूज़ नहीं दे रहे होते। हाँ, मतलब वही। देखो न्यूज़ ये है कि जिसको आप टेस्ट कर सके ना, जैसे बिलियन ट्री का मैंने आपको रखा है, अगर वो बिलियन ट्री बेच रहा है बैठा, तो वो झूठ बोल रहा है ना, वो किसी के हक में भी कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि जरदारी साहब पाकिस्तान के सबसे नेक आदमी हैं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना, ये कोई दलील मेरे पास होनी चाहिए ना। अगर कोई बंदा कहे ये बात कि कोई भी सियासतदान सबसे नेक आदमी है, तो फिर उसके बाद दलाइल होने चाहिए इसके। ऐसा तो नहीं कि मैं, अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप अच्छी लगती है तो अच्छी लगे, बस कि मुझे चूंकि ये अच्छी लगती है तो मैं तो यही सुनूंगी, मेरा सियासतदान सबसे नेक है, मैं ही सुनती रहूंगी। दलाइल देखिए, बात सुने, हमारे तासुब और बायसेस इतने ज़्यादा है ना कि हमें जो बस बात अच्छी लगती है वही, जब भाई एयरवाई देखता है तो एयरवाई देखेगा, ये इसलिए अच्छा लगता है चैनल, मुझे लगता है बाकी सब झूठ बोलते हैं, और जियो वाले को लगता है एयरवाई झूठ बोलता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे बायसेस है ना, हमारे देखो अखबार का कॉलम होता है, तो आप कॉलम पढ़ते हो तो आपको कोई कॉलमिस्ट पसंद होता है, आप उसको पढ़ते हो, जावेद चौधरी का पढ़ा, बाकी आपने उठा के फेंक दिया, आपको नहीं पसंद ना। अगर मुझे कोई एक अप्रोच मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं उस अप्रोच को लेके क्यों आगे कैरी करूँगा, मैं नहीं करूँगा उसको, मैं उसको उठा के फेंक दूंगा। तो इसीलिए लोग अपने, हमारे मसाइल हमारे अंदर हैं बेसिकली ना, हमारी तवज्जो, हम कुछ लोगों को सुनना चाहते हैं, कुछ को नहीं सुनना चाहते। हमें अगर वो मोहित पीरज़ादा पसंद है तो हम मोहित पीरज़ादा सुनते रहेंगे, हमें आदिल राजा अच्छा लगता है तो आदिल राजा सुनते रहेंगे, अगर मैं तलत हुसैन अच्छा है तो हम तलत हुसैन सुनते रहेंगे, हमें जावेद चौधरी अच्छा लगता है जावेद चौधरी सुनते रहेंगे। तो उसके अलावा फिर हमें क्या होता है, इसको ना एक कम्युनिकेशन की एक थ्योरी है, उसको कहते हैं, आप बढ़ के पढ़िएगा, वो थ्योरी बड़ी दिलचस्प थ्योरी है, आपको मैं बताता हूँ। उसका है कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मैसेज, लिख लें, कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मैसेज, कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मैसेज। अच्छा, मैं ये बताता हूँ इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मैसेज, ये किस तरह आप पे अप्लाई होती है, आपकी जिंदगियों पे अप्लाई हो रही है, सब पे, और रोजाना हो रही है। वो रोजाना इस तरह से अप्लाई हो रही है, होता क्या है कि एक मैसेज होता है, वो गलत है या सही है, वो गलत है या सही है मैसेज ना। हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनाई, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जैसे आपका नाम क्या है, उमर दराज, आपका नाम क्या है, नाहीन, उमर दराज साहब, नाहीन, मेरा नाम खुर्रम है, वो कैमरामैन है, उनका नाम है कुछ, हम और उधर पीछे बैठी हैं स्टूडेंट बैठी हैं, हमने 5-6 लोगों ने तय किया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक मैसेज को कम्युनिकेट करना है, ठीक है।
आपने अपने इलाके में करना है, आपने अपनी क्लास में करना है, उन्होंने अपनी क्लास में करना है, उन्होंने अपनी क्लास में करना है, उन्होंने अपने ग्रुप में बैठ के करना है, और मैं यहाँ पे तकरीर करते हुए कर दूँगा। ठीक है। हमने तय किया कि मिसाल के तौर पे मैंने पहले मिसाल दे रहा था कि वो जो एक फैक्ट्री है उसके अंदर 3000 लोग काम करते हैं, इंडियन इंजीनियर्स काम करते हैं। ये बड़ी एक टेस्ट केस है, ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है। तो एक टेलीविजन के एंकर ने उस पर शो कर दिया शाम को 8 बजे। उसी टाइम पे एक और टेलीविजन ने उस पर शो कर दिया सेम टाइम पे। एक बुलेटिन ने 9 बजे के बुलेटिन में उसकी तस्वीर दिखाई, एक पासपोर्ट की कॉपी दिखाई, एक इंडियन इंजीनियर की सिर्फ एक कॉपी, और कह दिया कि जनाब ये हो रहा है। उसी दिन शाम को रात को 9:30 बजे एक मजहबी लीडर ने आके एक 20,000 के मजमे से खिताब किया और वही वाली बात कर दी। उसी दिन 10 बजे एक और पॉलिटिकल लीडर आया, उसने अपने जलसे में ये बात कर दी। ठीक है। उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई। उस डिबेट में क्या हुआ कि लोगों ने, एंकर्स टीवी पे आ गया और उन्होंने टेलीफोन पे लोगों को लेकर देखें तो कितनी बुरी बात है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स काम आ रहे हैं और काम हो रहे हैं। अब आप व्यूअर जो है ना, आप कहेंगे यार ये जो वो मजहबी आदमी वो झूठ बोल रहा है क्या? मैंने वो जो प्रोग्राम उसने नदीम मलिक ने किया वो बकवास कर रहा था क्या? नहीं, वो सारे झूठे हैं ना, तुम सच्चे हो बस। वो देखें वो जो डॉक्टर शाहिद मसूद कह रहा था वो बकवास कर रहा था क्या? वो भी तो सही बात कर रहा था ना, इतनी अच्छी बात की उन्होंने यार। देखिए वो उनके पास उन्होंने तो रिसर्च भी दी, उन्होंने तो प्रूफ भी दिया उसको। तो क्या हुआ कि आपने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए आपने कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट की, एक मैसेज की, एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। उस मैसेज ने क्या किया, एक सोशल रियलिटी क्रिएट कर दी। उस मैसेज के जरिए क्या हुआ, एक आर्टिफिशियल सोशल रियलिटी क्रिएट हो गई। आर्टिफिशियल सोशल रियलिटी क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 3000 इंजीनियर काम करते हैं और वो इंडियन है, और जिसने उनको रखा हुआ है वो मुल्क दुश्मन है। ठीक है ना, क्योंकि वो अगर उसने इतने बंदे रखे हुए हैं तो वो तो इंडियन एजेंट है, फिर वो तो पाकिस्तान के लिए काम नहीं करता, वो तो इंडिया के लिए काम करता है। फेक न्यूज़ मतलब कौन आ मेरी बात सुन लें, मैं उसकी थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या हुआ कि आपने उस आर्टिफिशियल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, और जब आपने उस आर्टिफिशियल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो आपने उस आर्टिफिशियल रियलिटी के अंदर जिंदा रहना शुरू कर दिया। आप उसमें जी रहे हैं अब। तो ऐसी कितनी ही आर्टिफिशियल रियलिटीज आपको दिन में दी जाती हैं कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मैसेज के जरिए। ये सिर्फ मीडिया नहीं कर रहा होता आपके साथ, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी न्यूज़ मेकर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास ये इख्तियार है कि वो आपको कम्युनिकेशन के ज़रिए आपके सामने कोई मैसेज रख सकते हैं और आपको कोई बात बता सकते हैं। अब जिसको स्किल्स ज़्यादा अच्छी होंगी कम्युनिकेशन की वो आपको इन्फ्लुएंस कर लेगा, जो ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा वो आपको इन्फ्लुएंस कर लेगा। अब आपने नहीं सोचना कि दरख्त लगे कि नहीं लगे, आपने मान ली बात, आमन्ना व सदकना, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है और जो दूसरा आदमी है वो अच्छा आदमी नहीं है। जिसकी फैक्ट्री में काम करते बंदे वो बुरा आदमी है। तो आपको एक मतलब बहुत सारे लोगों ने एक बात बता दी ना। तो ये जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करके आप कोई भी आर्टिफिशियल सोशल रियलिटी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये बनती जब भी है जब बहुत बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट होती है उसकी, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। सिर्फ 2-3 चैनल्स मिलके ये काम नहीं कर सकते, ये एक चैनल मिलके ये काम नहीं कर सकता, वो पकड़ा जाएगा। जब करेगा तो पकड़ा जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पे ये होता है ऐसे ना। तो फिर अब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी, इस पर गौर किया कीजिएगा। हमेशा क्रिटिकल अप्रोच अपनाएं। कोई भी डिसीजन किसी भी हवाले से कोई भी राय अपनी बनानी है तो क्रिटिकल होनी चाहिए। आपने पहले सोचना है कि ये जो बात हो रही है ये सही भी है, ये पॉसिबल भी है, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इसके पीछे इतना ये जो इल्ज़ाम लगाया है इसमें कुछ सदाकत हो सकती है, इतने लोग वाकई हो सकते हैं, इतने दरख्त लग सकते हैं, इतने इंजीनियर हो सकते हैं, इतना यह आदमी इतनी करप्शन कर सकता है, ये मुल्क का इतना फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब 10 चीज़ें हैं ना हमारे सामने। मैं तो सिर्फ सियासत की बात ज़रा समझना आसान होती है। तो ये बात है। तो बहुत शुक्रिया जी।